हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें लगभग 250 प्लस क्वेश्चन होंगे, जो लगभग सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी और पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टेट आदि, टीजीटी, पीजीटी आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। बस आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चनों को एनालिसिस करना है अच्छे से, और साथ ही जो है वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के सभी एग्जामों से संबंधित जो एग्जाम है पेपर होंगे, उसमें सभी एग्जामों में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मैराथन आप लोगों के लिए लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की क्लास आप लोगों की चाहिए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह किसका कथन है? यानी राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है, ये कहने वाले हैं लीकॉक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, साथ ही शेयर कीजिए और लाइक जरूर करें सभी आप लोग। अगला है हमारा क्वेश्चन, राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं, यह किसका कथन है? तो राजनीति को पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान मानने वाले, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं मानने वाले, प्रयोगात्मक नहीं मानते हैं, वो विचारक हैं आपके लासवेल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के असंतोष का परिणाम है, यह कथन है। तो व्यवहारवाद जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के असंतोष का जो परिणाम है, यह कहने वाले विचारक हैं रॉबर्ट एंडेल। ठीक है, रॉबर्ट एंडेल के द्वारा यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भेद सिद्धांत से तात्पर्य है कि? तो भेद सिद्धांत का जो तात्पर्य है वो है आपका आय और संपदा की जो असमानताएं होती हैं, उसी स्थिति में उचित मानी जा सकती हैं यदि वे न्यूनतम लाभान्वित होने के लिए अधिकतम लाभकारी हो। ध्यान से देखिए वीडियो, प्लीज। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये राजनीति विज्ञान खासकर आपके लिए यूपी टीजीटी और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए जो है मैराथन लाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसका कथन है? तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो है राज्य के साथ होता है, यह मानने वाले विचारक हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो है गार्नर का स्टेटमेंट है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, राजनीति का विज्ञान होना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, यह किसने कहा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो यह मानने वाले विचारक हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान होना तो दूर, यह कलाओं में भी क्या है, सबसे पिछड़ी हुई कला है। यह कहने वाले विचारक हैं आपके बकल। ठीक है, डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, प्रत्यक्षवाद जोर देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रत्यक्षवाद जो है तथ्यों पर जोर देता है, ठीक है, फैक्ट पर। तो ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्टन ने जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स के एक अंक में अपने लेख द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कब की? तो डेविड ईस्टन ने वो कब की थी? वो की थी 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 ईस्वी में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विद्वान है जो कभी प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद का समर्थक रहा है? तो कभी इनसे अलग उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म का अगुवा बनकर खड़ा रहा है। तो वो है, कौन हो जाएंगे? डेविड ईस्टन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक क्रिया की व्याख्या के लिए विनिश्चय निर्माण का सहारा लिया था? तो राजनीति विज्ञान, ठीक है, क्रिया की व्याख्या के लिए जो विनिश्चय निर्माण का सहारा लिया था वो लिया था ब्लॉन्डेल के द्वारा। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो क्वेश्चन आपको रीड नहीं है साथ ही नोट डाउन करते रहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में। आपको क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदारवादी विचारक आंतरिक मतभेदों के बावजूद राजनीति को राज्य और समुदायों की किस रूप में देखता है? गतिविधियों के रूप में देखता है। ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्रांति से पहले राजसत्ता पर कब्जा करना प्रमुख सवाल है और राजनीति मुख्य बात है, यह किस प्रकार की विचारधारा है? तो ये मानना है मार्क्सवादियों का। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी मार्क्सवादी जो मानते हैं कि क्रांति से पहले राजसत्ता पर कब्जा करना प्रमुख सवाल है और राजनीति मुख्य बात है, यह मार्क्सवादी विचारधारा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीति को विवाद और संघर्ष किस विद्वान ने माना था? तो राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, विवाद और संघर्ष है। तो ये माना था मॉरिस डुवर्जर के द्वारा। ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, निम्नलिखित में से किस पद्धति के अंतर्गत समाज को सामाजिक या राजनीतिक तत्व के रूप में मान्यता दी जाती है, अपितु संगठित समाज को न्यायमूलक दृष्टि से देखा जाता है? तो ये किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका सादृश्यात्मक पद्धति के माध्यम से। ठीक है, सादृश्यात्मक पद्धति कहती है कि किस पद्धति के अंतर्गत समाज को सामाजिक या फिर राजनीतिक तत्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, अपितु संगठित ऑर्गेनाइजिंग समाज, ठीक है, संगठित समाज को न्यायमूलक दृष्टि से देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग या अनुसरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, तो पर्यवेक्षणात्मक जो पद्धति है इसका प्रयोग सबसे पहले किया था प्लेटो ने। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्र अनेक व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित प्रदेश में रहते हैं और एक ही प्रदेश में रहने के कारण परस्पर बंधे होते हैं, यह कथन है। तो ये कथन हो जाएगा किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा बार्कर का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बार्कर, एडमंड बार्कर का मानना है कि राष्ट्र क्या होते हैं? अनेक व्यक्तियों का एक समूह होता है जो निश्चित प्रदेश में रहते हैं और एक ही प्रदेश में रहने के कारण परस्पर क्या होते हैं? बंधे होते हैं। यह मानने वाले विचारक हो जाएंगे बार्कर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य तथा समुदाय के अंतर के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट नहीं है, यानी रॉन्ग पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राज्य का जो उद्देश्य है सीमित होता है, जबकि समुदायों का उद्देश्य जो है व्यापक होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर, राइट नहीं है, सॉरी, यहाँ पर राइट नहीं है पूछा गया है, सही नहीं है। ठीक है, तो ये डी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य सीमित होता है। राज्य का उद्देश्य सीमित नहीं होता है, राज्य का उद्देश्य क्या होता है? व्यापक होता है, जबकि समुदायों का उद्देश्य व्यापक होता है। यहाँ समुदायों का जो है उद्देश्य सीमित होता है। तो यहाँ पे अपोजिट दिया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट तीनों ठीक हैं। राज्य एक स्थायी समुदाय है, जबकि समुदाय क्या है? अस्थायी है। व्यक्ति एक समय में केवल, ठीक है, सॉरी, व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राज्य का सदस्य बन सकता है, परंतु समय जो है कई समुदायों का सदस्य बन सकता है। तो ये राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, राज्य के पास जो है प्रभुसत्ता होती है, जबकि समुदायों के पास नहीं होती है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूची का दूसरी सूची से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताइए। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, यानी आपको जो है
देखिए आप लोग, राज्य की डेफिनेशन परिभाषा दी गई है, आपको बताना है कौन सी परिभाषा किसकी है। ये चारों डेफिनेशन आपको दी गई हैं, तो इसका सी राइट आंसर है। ये कि यानी ए का जो है दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा। ए क्या है? ब्लंटसली है। ए में दिया गया है ब्लंटसली। तो ब्लंटसली का मानना है कि राज्य का जन्म इसलिए हुआ है जिससे जीना संभव हो सके, और वह इसलिए कायम है जिससे जीवन सुखी बने। ये ब्लंटसली का मानना है। दूसरी डेफिनेशन है हमारी, किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। तो ये किसने कहा है? ये है तीसरा। ठीक है, तो इसका सॉरी बी का जो हो जाएगा वुड्रो विल्सन। बी का क्या हो जाएगा? तीसरा। एक निश्चित भूभाग में कानून के पालन के लिए संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। ये किसने कहा है? ये वुड्रो विल्सन ने कहा है। सॉरी, यहां पे जो है थोड़ा सा डेफिनेशन हमको मिस्टेक हो गई, तो आप इसमें देख सकते हैं यहां पर सी राइट हो जाएगा, यानी ए की दूसरा। यानी ब्लंटसली का मानना है किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? दूसरी जो है ब्लंटसली की डेफिनेशन है, ब्लंटसली ने कहा है। और अब बात करेंगे हमारा बी का है तीसरा, और बी कौन है? वुड्रो विल्सन है। वुड्रो विल्सन का मानना है एक निश्चित भूभाग में कानून के पालन के लिए संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। और सी का है हमारा फोर्थ, यानी तीसरे कौन हो जाएंगे? हीगल। हीगल की डेफिनेशन कौन सी है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह मानना है हीगल का। और अंतिम हमारे अरस्तु, और अरस्तु का हो जाएगा पहला, यानी राज्य का जन्म इसलिए हुआ है जिससे जीना संभव हो सके, और वह इसलिए कायम है जिससे जीवन सुखी बने, यह अरस्तु का मानना है। यानी ये आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है, यह कथन किस बहुलवादी विचारक का है? तो वो बहुलवादी विचारक कौन है? वो हो जाएंगे लास्की। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता सिद्धांत की व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में की है जिसका नाम है? तो ऑस्टिन की जो प्रभुसत्ता सिद्धांत जो दिया है, उनके व्याख्या की है, वो कौन सी पुस्तक में दी है? वो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, क्वेश्चनों को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी में अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुलवादियों ने संप्रभुता के सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार ऐसा है जिसके द्वारा वे आलोचना नहीं करते हैं? जिसके द्वारा नहीं करते हैं पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रभुसत्ता का सिद्धांत अनैतिक है। ये क्या है? यह आलोचना नहीं है, तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुलवाद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बहुलवाद के बारे में कौन सा सही है पूछा गया है, तो इसका आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुलवाद के बारे में दिया गया है। पहला है, यह ऑस्टिन के एकत्ववाद तथा हीगल के आदर्शवाद को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। ये रॉन्ग हो जाएगा। यह सिद्धांत राज्य और जनता को गौण स्थान देता है तथा सरकार को सर्वोच्च स्वीकार करता है। बिल्कुल रॉन्ग है, बहुलवादी नहीं मानते हैं भाई। बहुलवादियों का मानना है कि संप्रभुता निरंकुश व असीमित नहीं है, परंतु यह अविभाज्य व अमर्यादित है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुलवादियों का मानना है कि ऑस्टिन के एकत्ववाद तथा हीगल के आदर्शवाद का घोर विरोधी है तथा यह संप्रभुता को असीमित, निरंकुश, अविभाज्य व अमर्यादित नहीं मानता, वरन वह इसे राज्य के अन्य समुदायों के समान मानते हुए सभी समुदायों को स्वीकार करता है, यानी एक्सेप्ट करता है। इसलिए डी यहाँ पे राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य को अपने स्वयं के विवेक के अलावा और किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, यह कहा है। यह किसने कहा है? मनुष्य को अपने स्वयं के विवेक के अलावा किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, यह कहने वाले विचारक हैं आपके प्रकृतिवादी विचारक रूसो। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है, यह किस विद्वान का कथन है?
तो शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। यह मानने वाले विचारक हैं लॉर्ड एक्टन। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। औचित्यपूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित हैं बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। यह किसका कथन है? तो यह मानने वाले विचारक हैं आपके जीन ब्लॉन्डेल। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जीन ब्लॉन्डेल का मानना है कि औचित्यपूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित हैं बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकारों के लिए राज्य चाहिए, इस विचार का प्रतिपादक है। तो स्वतंत्रता के लिए अधिकारों की बात और अधिकारों के लिए राज्य की बात करने वाले विचारक हैं आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकारों का प्रमुख लक्षण है। तो अधिकारों का जो प्रमुख लक्षण है वो है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अधिकारों के जो प्रमुख लक्षण हैं वो सभी हैं, यानी मनुष्य की आवश्यकताओं के साथ साथ अधिकार भी क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, उन्हें मान्यता प्रदान करता है। पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। और तीसरा है आपका, अधिकार व्यक्ति की एक मांग है जो वह अपने जीवन के विकास के लिए समाज से करता है। तो उपयुक्त तीनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य पक्षधर निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? यानी निगेटिव फ्रीडम की बात कर रहा है। ठीक है, निगेटिव लिबर्टी की जो मुख्य पक्षधर हैं वो हैं बेंथम। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्याय की आर्थिक अवधारणा पर निम्नलिखित में से किसने अधिक जोर दिया है? तो न्याय की जो आर्थिक अवधारणा पर, ठीक है, अधिक जोर दिया है वो दिया है समाजवादियों ने। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। न्याय का निवारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्याय का जो निवारक सिद्धांत है वो कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देना ताकि जुर्म को रोका जा सके उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, यह विचार किसका है? तो कानून और स्वतंत्रता, ठीक है, लॉ एंड लिबर्टी को परस्पर विरोधी मानने वाले विचारक हैं वो हैं डायसी। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कानून का अधिकतम पालन ही अधिकतम स्वतंत्रता है, यह कथन किसका है? तो कानून का अधिकतम पालन ही अधिकतम क्या है, स्वतंत्रता है। तो यह मानने वाले जो विचारक हैं वो हैं प्रकृतिवादी विचारक रूसो। रूसो का मानना है कि कानून का अधिकतम पालन ही अधिकतम स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, आपको मैच करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख सकते हैं, इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? 1688 में, दूसरा राइट हो जाएगा। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? तीसरा 1776 में, 1776 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में, फोर्थ राइट हो जाएगा। और बोल्शेविक क्रांति का संबंध 1917 से हो जाएगा, यानी ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान ने क्रांति को समाज के प्रभुत्वशाली मूल्यों तथा विश्वासों में एक त्वरित मौलिक तथा हिंसात्मक आंतरिक परिवर्तन कहा है? तो किसने कहा था? वो कहा था एस.पी. हंटिंगटन ने। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रवर्तक कौन है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं अरिस्टोटल यानी अरस्तु। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र अयोग्य और मंद बुद्धि के व्यक्तियों का शासन है, किसने कहा है? तो प्रजातंत्र को अयोग्य और मंद बुद्धि के व्यक्तियों का शासन कहने वाले विचारक हैं सर हेनरी मैन। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रजातंत्र तानाशाही के इस तथ्य के कारण भिन्न है कि प्रजातंत्र क्या है, लोगों की इच्छा को प्रकट करता है, इसलिए। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित विचारकों में से किसने किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली,
ठीक है, तो इसका समर्थन करने वाले जो विचारक हैं वो हैं J.S. मिल। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? प्रत्येक मतदाता मत तो केवल एक ही देगा, परंतु वह अपनी पसंद के क्रमानुसार 1, 2, 3 जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं उतने को देगा, यहाँ लिखिएगा। यानी जैसे इस बार है, ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जितने कैंडिडेट खड़े होंगे, हमारे वहाँ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लागू है, जितने कैंडिडेट खड़े होंगे हम सभी को वोट करेंगे, सॉरी हम नहीं, जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सभी को वोट करेंगे, लेकिन क्रम में करेंगे। पहली प्राथमिकता जिसको पहली प्राथमिकता रहेगी उसे करेंगे, फिर सेकंड प्राथमिकता, फिर थर्ड प्राथमिकता, फिर फोर्थ प्राथमिकता, ठीक है, जितने कैंडिडेट होंगे उस हिसाब से प्रायोरिटी देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में जो पृथक सांप्रदायिकता की शुरुआत बोलेंगे तो 1909 में हुई थी, आपको पता है, ठीक है, लेकिन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुई थी। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्त्री मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन हुआ था? तो स्त्री जो मताधिकार का प्रबल समर्थक था वो था J.S. मिल। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कार्य संबंधी प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है? तो कार्य संबंधी जो प्रतिनिधित्व का अर्थ है वह है व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मिलाइए यानी पूर्ति कीजिए, ठीक है, आपको इसको मैच करना है। कौन सा किससे संबंधित है? तो इसका ए राइट आंसर है, यानी ए का जो है तीसरा, ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। ए क्या है? हेयर प्रणाली का सूत्र। तो हेयर प्रणाली का जो सूत्र दिया था क्या है? मतों की कुल संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से संबंधित है। अगला है, अदिष्ट प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि प्रतिनिधिगण हैं। तो बी का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी निर्वाचकों के अधीन। ठीक है, प्रतिनिधिगण किसके अधीन है? निर्वाचकों के अधीन। और अगला है सी हमारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का हेयर प्रणाली के अतिरिक्त दूसरा प्रकार है। तो दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा भाई? सी का है फिफ्थ, यानी सूची प्रणाली, यानी लिस्ट मेथड। फिफ्थ राइट आंसर हो जाएगा। और डी का हो जाएगा आपका, डी है आपका आदेशहीन प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि प्रतिनिधिगण हैं। तो आदेशहीन प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि जो प्रतिनिधिगण हैं वो डी का राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्या है? निर्वाचकों के अभिकर्ता नहीं है। और अंतिम है हमारा ई, एंडू प्रणाली का सूत्र है। तो एंडू प्रणाली का सूत्र है मतों की कुल संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की कुल संख्या प्लस 1, ठीक है, और प्लस होल प्लस 1, ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा, यानी ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वह कौन सा विचारक है जिसे अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जा सकता है? तो अनिच्छुक जो लोकतंत्रवादी है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। J.S. मिल यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जनमत के निर्माण में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए एक विचारक ने समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है। इस विचारक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपमैन। लिपमैन ने जनमत के निर्माण में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए एक विचारक ने समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है। किसने? लिपमैन ने। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उदारवाद की विशेषता नहीं है? तो यहाँ लिबरलिज्म की जो विशेषता है नहीं है पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। उदारवादियों के अनुसार राज्य की समाप्ति के बाद व्यक्तिगत खुशी और सफलता आएगी, ये इसमें राइट नहीं है। बाकी उदारवाद की तीनों विशेषताएं राइट हैं। उदारवाद एक परस्पर विरोधी और अव्यवस्थित दर्शन है। उदारवाद सापेक्ष स्वतंत्रता का समर्थक है जो सामाजिक रुचियों के लिए खतरनाक है। और उदारवादी व्यक्तिगत धारणा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, जो कि गलत है।
अगला है उदारवाद इंग्लैंड में ही क्यों फला फूला। तो उदारवाद इंग्लैंड में ही क्यों फला भाई, इसका मूल कारण है क्योंकि वहाँ एक प्रबल मध्यम वर्ग था, इसीलिए उदारवाद वहाँ पे फला फूला। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उदात्त उदारवादी आर्थिक स्वतंत्रता किसके लिए चाहते थे। तो उदात्त जो उदारवादी थे वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते थे। आर्थिक स्वतंत्रता किसके लिए, मध्यम वर्गियों के लिए। ठीक है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निश्चय नहीं करती, मनुष्य का सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निश्चय करता है, किसने कहा है। तो यह मानने वाले विचारक हैं आपके कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स का मानना है कि मनुष्य की जो चेतना होती है उसके सामाजिक अस्तित्व का निश्चय नहीं करती, वरन मनुष्य का जो सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निश्चय करता है। ये मार्क्स का मानना है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं सभी साम्यवादी समाजवादी हैं, लेकिन सभी समाजवादी साम्यवादी नहीं हैं। बिल्कुल पहला ही राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, कि पहले सभी जो क्या होते हैं साम्यवादी समाजवादी हो सकते हैं, लेकिन सभी समाजवादी साम्यवादी नहीं हो सकते। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे सभी साम्यवादी। ठीक है, ये साम्यवादी हो गए, साम्यवादी, ये सभी साम्यवादी क्या हो जाएंगे, सभी समाजवादी हो जाएंगे, समाजवादी। लेकिन सभी समाजवादी क्या साम्यवादी हैं, नहीं है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहां पे राइट हो जाएगा। अगला है हमारा फासिज्म और मार्क्सवाद में कौन सी समानता नहीं है। तो फासिज्म और मार्क्सवाद में समानता नहीं है वो है आपकी फासिज्म वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता है, जबकि मार्क्सवाद क्या करता है, वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है। मार्क्सवाद का मूल मंत्र ही वर्ग संघर्ष है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। ठीक है, कौन सी समानता नहीं है कह रहा है, तो ये समानता नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों का उद्देश्य राज्य को समाप्त करना है। ठीक है, ये समानता तो है, दोनों वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं, ये भी है। दोनों का उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करना है, ये भी है। लेकिन फासिज्म वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता है, जबकि मार्क्सवाद को वर्ग संघर्ष में विश्वास है। ये रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले ही दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है दोनों वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं, तो फिर डी राइट कैसे हो सकता है, डी यहाँ पे सही नहीं है, समानता नहीं है। अगला है गांधी जी का धर्म से आशय है। तो गांधी जी का धर्म से आशय है कि गांधी जी धर्म का व्यापक अर्थ लेते हैं, उनकी दृष्टि में सत्य ही क्या है, ईश्वर है, और उसी को वो धर्म मानते हैं। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उससे पहले अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ने उपयोगितावादियों के बहुमतवाद पर प्रहार किया है। तो उपयोगितावादियों के बहुमत पर जो प्रहार करने वाले विचारक हैं वो हैं J.S. मिल। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल शासन के पीछे शक्ति के आधार होते हैं, यह किसने कहा है। तो राजनीतिक दल शासन के पीछे जो शक्ति के आधार होते हैं, यह कहने वाले विचारक हैं फाइनर। ठीक है, यह स्टेटमेंट जो है यह स्टेटमेंट फाइनर ने दिया है। अगला है निम्नलिखित में से ब्रिटेन के अनुसार दल के विषय में क्या असत्य है। तो दल की बात करें तो उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, यह सम्राट के विशेषाधिकारों को बनाए रखना चाहता है, बिल्कुल राइट है। यह दल पूंजीवाद का समर्थक है, बिल्कुल राइट है। यह दल निजी संपत्ति का विरोधी है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दल निजी संपत्ति का विरोधी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1975 के बाद इसने साम्राज्यवाद का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे, सॉरी ए बी डी सी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में दलों का संगठन क्या होता है, केंद्रित होता है, बिल्कुल रॉन्ग है।
दलों का संगठन केंद्रित नहीं होता है। दल अपने आप में क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए बी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सभी राइट हैं। स्विट्जरलैंड में संकीर्ण दलबंदी की भावना का अभाव पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है और स्विट्जरलैंड में धर्म का राजनीतिक दलों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में दलीय व्यवस्था के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो फ्रांस में दलीय व्यवस्था के संबंध में बात करें तो राइट हो जाएगा, दलों का वर्गीकरण उदारवादी एवं अनुदारवादी के आधार पर किया जाता है। सी यहाँ पे राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला है, भारत में एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में से किसके चुनाव में? तो भाई एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सिस्टम, ठीक है, तो उसका प्रयोग किया जाता है राज्यसभा के चुनाव में। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फोइट्स शब्द का अर्थ है। तो फोइट्स शब्द का अर्थ है संधि अथवा समझौता। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ में संविधान का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ में संविधान का जो संशोधन हो जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यों की सहमति से केंद्र के द्वारा। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिसंघ। परिसंघ का मतलब है स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्यों का एक परिसंघ। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक अधिकारियों के अधीन रखा जाए तो इसे कहा जाता है। अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ठीक है, दोनों को एक अधिकारियों के अधीन रखेंगे तो इसे सरकार का संसदीय रूप कहेंगे। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे देश में लागू है। अगला है हमारा, संसदीय प्रणाली की सरकार में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है। राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। जैसे इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, भाई राज्यसभा के थे, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी किसके हैं? लोकसभा के हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य प्रमुख द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, लेकिन दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर की जाती है? तो किसकी सलाह पर होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति, तो प्रेसिडेंशियल रूल की बात कर रहा है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या होता है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है, नौकरशाही, ठीक है, वो हुई थी फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौकरशाही में कर्मचारी तथा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र का विभाजन निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? तो नौकरशाही में जो कर्मचारी तथा अधिकारियों का जो कार्यक्षेत्र का विभाजन किया जाता है वो किया जाता है प्रशासकीय या फिर कानूनी नियमों के आधार पर। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नौकरशाही में तकनीकों के प्रयोग तथा व्यवहार की विश्वसनीयता के कारण कौन सा निष्कर्ष सामने आता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी निर्णय तकनीकों में वर्गीकृत वृद्धि, व्यक्ति सह संबंधों के मूल्यों में कमी और संगठन के नियमों का, यानी उपयुक्त सभी। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखक तथा उसके द्वारा वर्णित नौकरशाही के लक्षणों के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो लेखक तथा उसके द्वारा वर्णित नौकरशाही के लक्षणों की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर किसकी बात करते हैं भाई? संगठन की अधिकतम विवेकपूर्ण संरचना की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स निजी हितों का वाहन की बात करते हैं, निजी हित की डिमांड करते हैं। और आर मॉर्टन उद्देश्य च्युति कारक की बात करते हैं। और एम मिचेल, ठीक है, तो प्रशिक्षित अक्षमता का उत्पादक, ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोफेसर पी सेल्जनिक ने अपने मॉडल में कौन सी मुख्य बात प्रकट की है? तो प्रोफेसर पी सेल्जनिक ने अपने मॉडल में जो है वो बात की है, उपयुक्त सभी कथ्य क्या है पे राइट है। नियंत्रण की तकनीकें अप्रत्याशित परिणाम या निष्कर्षों की श्रृंखला प्रकट करती हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंधों की उच्च स्तरीय अंतः संबंधित प्रणालियों की समस्या प्रतिपादित होती है और विशिष्ट सामर्थ्यों के लिए प्रशिक्षण की मात्रा को बढ़ावा देना। तो ए बी सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोफेसर मर्टन को सेल्जनिक तथा प्रोफेसर गोल्डनर द्वारा प्रतिपादित ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स में क्या समानता है? तो वो है आपकी समानता जो राइट पूछा गया है, ठीक है। इन दोनों में क्या समान, तो वो समानता है सिद्धांतों की एक श्रेणी के रूप में। प्रोफेसर मर्टन और प्रोफेसर सेल्जविक तथा प्रोफेसर गोल्डनर ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स में सिद्धांतों की एक श्रेणी के रूप में समानता है। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, प्रोफेसर मैक्स वेबर ने निम्नलिखित दो बातों में कुछ पाया है। बताइए नौकरशाही में इसकी तथ्यात्मकता क्या है? तो उपयुक्त सभी सही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रजातंत्रीकरण और नौकरशाही के बारे में कुछ बताया है, तो इसमें से कौन से तथ्य सही हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी ये एक दूसरे से संबंधित है। कौन कौन से? प्रजातंत्रीकरण और नौकरशाही दोनों घनिष्ठ रूप से क्या है, संबंधित हैं। और प्रजातंत्रीकरण के फलस्वरूप नौकरशाही का विकास हुआ है, इसलिए उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही एक ऐसी बुराई है जो अच्छे प्रबंध में उत्पन्न करती है। तो नौकरशाही एक ऐसी बुराई है जो अच्छे प्रबंध में क्या उत्पन्न करती है, अवरोध उत्पन्न करती है। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस लेखक ने राजनीतिक विकास का द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो राजनीतिक विकास का द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है? तो गलत ढंग से जो प्रस्तुत किया है विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत के अंग के रूप में, वह है पूंजी का विकेंद्रीकरण, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा, पूंजी का केंद्रीकरण यहाँ पे होना चाहिए था, तो विकेंद्रीकरण रॉन्ग हो जाएगा इसमें। अगला है, रिक्स ने संगठन व शक्ति तथा राष्ट्र राज्य की सक्रियता की अवधारणाओं को किसने अधिक संबंधित माना है? तो वो माना है अंतर्राष्ट्रीय विकास से। किसने? रिक्स ने। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑलमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास से संबंधित 4 समस्याओं का उल्लेख किया है, इनमें से कौन सी एक नहीं है? तो भाई जो नहीं है वो है अनुकूलन क्षमता। राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण और सहभागिता की बात की है, अनुकूलन क्षमता, ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्थिक परिपक्वता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? तो आर्थिक परिपक्वता का सिद्धांत जुड़ा है हैंसन से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुम्पीटर के नाम से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? तो सुम्पीटर की बात करेंगे तो विकास का वो सिद्धांत है सुम्पीटर द्वारा एंटरप्रेन्योर सिद्धांत, ठीक है। सुम्पीटर के विकास का सिद्धांत किससे जुड़ा है? एंटरप्रेन्योर सिद्धांत से। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आर्थिक मैच्योरिटी के सिद्धांत का उपयोग हैंसन ने किन समस्याओं के परीक्षण के लिए किया है? तो किन परीक्षणों के लिए किया है? वो किया है आपका भाई तीसरे दशक के आर्थिक संकट के परीक्षण हेतु। किसके लिए? तीसरे दशक के आर्थिक संकट के परीक्षण हेतु। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1878 में राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1878 में राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो की थी वो की थी वीर सलिंगम ने, ठीक है, वीरे सलिंगम ने। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तरीय पर्यावरणीय समस्याएं हैं, तो विश्व स्तरीय जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो कौन कौन से हैं? वो हो जाएंगे भाई आपके, ठीक है, सी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन क्षरण, भूमंडलीय ताप में वृद्धि, वृष्टि चक्र में परिवर्तन, ये सभी क्या है? विश्व स्तरीय पर्यावरणीय समस्याएं हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि दुनिया भर में 40% बीमारियां पैदा हो रही हैं। किसके कारण? भाई पहला और दूसरा, पर्यावरण के नष्ट होने से, पानी और हवा के प्रदूषण से। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह के बाद जो जांच की गई उसके बाद भू राजस्व जो है 22% से घटाकर कितने प्रतिशत किया गया था? तो बारदौली सत्याग्रह के बाद जो भू राजस्व की दर थी वो 22% से 6% किया गया था। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एका आंदोलन के नेता कौन थे जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था? तो एका आंदोलन के नेता वो कौन थे? वो थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावना कृषक विद्रोह को किस समाचार पत्र ने जमींदार समर्थक होने के कारण किसानों की सीमित मांगों का विरोध करते थे? तो थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो थोड़ा सा साफ नहीं आया है। ठीक है, क्लियरिटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू पैट्रियाट और आनंद बाजार पत्रिका। ठीक है, पावना कृषक विद्रोह को किन समाचार पत्र ने जमींदार समर्थक होने के कारण किसानों की सीमित मांगों का विरोध करते थे? वो थे आपके हिंदू पैट्रियाट और आनंद बाजार पत्रिका। दोनों ए और बी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तरुण भारत नामक जो गैर सरकारी संगठन किस दिशा में कार्य कर रहा है? तो राजस्थान में तरुण भारत जो नामक गैर सरकारी संगठन है वो जल संरक्षण का बचाव का कार्य कर रहा है। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? वो थी 14वीं लोकसभा। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीयवाद ऐसी भावना है कि व्यक्ति अपने राज्य का ही सदस्य नहीं बल्कि विश्व का एक नागरिक है। यह कथन किसका है? यह मानना है गोल्ड स्मिथ का, कि अंतर्राष्ट्रीयवाद ऐसी भावना है कि व्यक्ति अपने राज्य का ही सदस्य नहीं बल्कि विश्व का एक नागरिक बन जाता है, गोल्ड स्मिथ। अगला है, भारत ने आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो भारत ने आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 1963 में। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला देश है, सबसे अधिक पॉल्यूशन करने वाला देश है यूएस, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में ये राइट है। अगला है हमारा, विश्व आर्थिक मंच ने भारत के किस शहर को विश्व के 6 बड़े व्यापारिक बैंकों की सूची में शामिल किया है? तो बात करेंगे तो डी यहाँ पे मुंबई को। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है किस समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया था? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी बलवंत राय मेहता समिति 1956 के आधार पर। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता से संबंधित चार्टर का अनुच्छेद संबंधित है। तो कौन से आर्टिकल से है जो सदस्यता से संबंधित है? वो है आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा समुद्र में एक खान स्थल का पंजीकरण प्राप्त करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। भारत को पंजीकरण कब प्राप्त हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा समुद्र में जो खान स्थल का पंजीकरण प्राप्त करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश है। और यह पंजीकरण भारत को कब प्राप्त हुआ था? यह हुआ था 1987 में। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसका विचार है कि सामूहिक सुरक्षा यथास्थिति की संरक्षक है? तो सामूहिक सुरक्षा क्या है? यथास्थिति की संरक्षक है। यह मानने वाले विचारक हैं वॉल्टर लिपमैन। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वतंत्र विषय है क्योंकि, भाई क्यों स्वतंत्र विषय है? क्योंकि यह संपूर्ण विश्व के अंतर्गत सभी सरकारों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक जाल है।
इसीलिए यह स्वतंत्र विषय है। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आज अंतिम रूप से उन परिस्थितियों का अंत हो रहा है जिन्होंने 19वीं शताब्दी की व्यवस्था को संभव बनाया। यह कथन किसका है? यह है ई एच कार का। ठीक है, ई एच कार यथार्थवादी विचारक का मानना है कि आज अंतिम रूप से उन परिस्थितियों का अंत हो रहा है जिन्होंने 19वीं शताब्दी की व्यवस्था को संभव बनाया था। यह मानना है ई एच कार का। अगला क्वेश्चन हमारा 1945 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वायत्त विषय के रूप में उदय की क्या स्थिति थी? तो वो थी आपकी, यह स्वतंत्र विषय का रूप धारण कर चुका था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिकता के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिकता के पक्ष में, ठीक है, तो राइट नहीं है, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निश्चितता और सार्वभौमिकता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यह किसका कहना है कि जो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं और जिन लोगों पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनके बीच शक्ति से एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित हो जाता है। तो यह मानने वाले विचारक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गेंथाउ। ठीक है, मार्गेंथाउ का मानना है जो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं और जिन लोगों पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनके बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध जो है स्थापित हो जाते हैं। अगला है हमारा, नैतिक आदर्शों के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में क्या सही नहीं है? तो नैतिक आदर्शों के प्रति जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो सही नहीं है। वो है आपका, राजनीति में यह तय करना मुश्किल है कि कौन सा कार्य पूरी तरह नैतिक है और कौन सा कार्य पूरी तरह अनैतिक है। ये डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या सही है दृष्टिकोण में, क्या सही नहीं है? तो डी सही नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन कापलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था के, तो मार्टिन कापलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। तो मार्टिन कापलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, निकायों के लिए प्रतिमानों की संख्या है। तो मार्टिन कापलान प्रतिमानों की संख्या, अंतर्राष्ट्रीय निकायों की बात करें तो 6 बताई गई है। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन सिद्धांत की व्याख्या के संबंध में कौन सी स्थिति सही नहीं है? तो शक्ति संतुलन सिद्धांत के संबंध में कौन सी स्थिति सही नहीं है बात कर रहा है? तो यह है आपका, यह सिद्धांत काफी स्पष्ट और व्याप्त है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, यानी व्याख्याओं ने इसके संबंध में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए हैं। ए राइट हो जाएगा। यह सिद्धांत अस्पष्टता से व्याप्त है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत बिल्कुल राइट है और इसके साहित्य ने विषय को और अधिक जटिल बना दिया है। ये भी राइट है। अगला है, सामूहिक सुरक्षा के विचार पर आधारित सुरक्षा और शांति संबंधी प्रयास दिखाई पड़ा है किसके? वर्साई की संधि से। सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो सी यहाँ पे वर्साई की संधि से, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्गेंथाउ मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो मार्गेंथाउ यथार्थवादी विचारक थे, वो थे जर्मनी। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्षेत्रीय संगठन के मुख्य लक्षण हैं। तो क्षेत्रीय संगठन के जो मुख्य लक्षण हैं वो हैं सभी, उपयुक्त सभी, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। समान भौगोलिक और सांस्कृतिक निकटता वाले राष्ट्रों का समूह, समान धर्म और नस्लीय समरूपता वाले राष्ट्रों का समूह, और समान आर्थिक और सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोणों में आस्था रखने वाले राष्ट्रों का समूह। अगला है, सार्क के उद्देश्य, सिद्धांत और संस्थाओं तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है किसमें? ढाका घोषणा पत्र में। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सार्क के उद्देश्यों, सिद्धांतों और संस्थाओं के बारे में जो बात की गई है वो ढाका घोषणा पत्र में की गई है। अगला है, 1976 के बाली यानी इंडोनेशिया शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुख्य सुझाव रखे गए थे। वो भाई 110 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपयुक्त सभी में। ठीक है, आप देख सकते हैं, बाहरी आयात कम करके सदस्य राष्ट्र पारस्परिक व्यापार को महत्व देगा, ये कहा गया था पहला। दूसरा है, खाद्य एवं ऊर्जा शक्ति वाले इन क्षेत्रों में अभाव से पीड़ित आसियान देशों को मदद करेगा, और आसियान के देश व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करेंगे। ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपेक संगठन का उद्देश्य है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ओपेक, ओपेक कंट्रियाँ, ठीक है, जो ऑयल का एक्सपोर्ट करती हैं। और ओपेक कब की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बगदाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपेक संगठन के उद्देश्य हैं खनिज तेल का उत्पादन और इसकी कीमत को नियंत्रित करना, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले राष्ट्रों के हितों की परस्पर पूर्ति करना, तेल की कीमतों को स्थिरता प्रदान करना था, तेल की अधिक कीमत प्राप्त करना। उपयुक्त सभी यानी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है OAS है। तो OAS क्या है भाई? यह है एक सैनिक संगठन। OAS क्या है? एक सैनिक संगठन। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1997 में किस देश को शामिल कर लेने के पश्चात G7 अब G8 हो गया है? तो किसको शामिल किया गया था 1997 में? रसिया को, रूस को। और क्रीमिया में युद्ध करने के कारण फिर रूस को G8 से बाहर कर दिया गया है, ठीक है, 2014 में। अब फिर G8 G7 बन चुका है। अगला है G15 का सचिवालय अवस्थित है। भाई G15 का सचिवालय कहाँ है? जेनेवा में। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किसके प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकाश में आई थी? तो नौ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन वुड्स समझौता यानी ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के बाद जो है सो प्रकाश में आई थी। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तर से तात्पर्य है। उत्तर से तात्पर्य क्या है? उत्तर का मतलब है उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन क्लास लाई गई है। अगला क्वेश्चन है गेट का अस्तित्व कब समाप्त कर दिया गया? तो गेट का जो अस्तित्व समाप्त किया गया था 12 दिसंबर 1995 को, ठीक है। गेट के स्थान पर WTO को प्राथमिकता दी गई थी और 12 दिसंबर 1995 को इसको गेट को समाप्त कर दिया गया। और गेट को कब स्टैब्लिशमेंट किया गया था? 1945 में। अगला है भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण हैं। तो भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण भाई, भारतीय राजनीति के अध्ययन के कानूनी दृष्टिकोण, भारतीय राजनीति अध्ययन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भारतीय राजनीति अध्ययन के संस्थागत दृष्टिकोण। उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है सूची उपागम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नई सूचियों का कूट कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको मैच करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप पहले उपागम देख लीजिए। पहला है राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम, दूसरा है संस्थागत उपागम, कानूनी और औपचारिक उपागम और ऐतिहासिक उपागम, ठीक है। चारों इंपॉर्टेंट हैं। तो इनका संबंध किससे है ये पूछा गया है। यानी आप इसका भाई एक्सप्लान आप पीछे जाकर फिर से देख सकते हैं। ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकेंड हो जाएगा और डी का फर्स्ट, यानी उल्टे क्रम में चलना है। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं हैं। तो आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की जो विशेषताओं की बात करेंगे तो अनुभववादी अध्ययन है, विकासशील राज्यों के अध्ययन पर बल देता है, अंतरशास्त्रीय अध्ययन पर बल देता है। तो उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तुलनात्मक राजनीति की अति विस्तृत धारणा इसे संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान तक व्याप्त कर देगी, यह कथन किसका है? तो तुलनात्मक राजनीति की अति विस्तृत धारणा से संबंधित हैं एक्सटीन व एप्टर। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम नहीं है। तो तुलनात्मक राजनीति की जो आधुनिक उपागम जो नहीं है वह है दार्शनिक विधि, ठीक है। बाकी मार्क्सवादी, लेनिनवादी, राजनीतिक विकास उपागम, राजनीतिक संस्कृति उपागम तीनों हैं, जो नहीं है वह दार्शनिक विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने कहा राजनीतिक क्रिया उस क्रिया को मानते हैं जो शक्ति के परिप्रेक्ष्य में की गई हो? तो वो मानते हैं लासवेल, ठीक है, हेरोल्ड लासवेल। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की मुख्य मान्यताएं हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की बात कर रहा है, तो इसकी मुख्य जो मान्यताएं हैं वो हैं भाई प्रत्येक व्यवस्था की संरचना होती है, इन संरचनाओं को पहचाना जा सकता है और इन संरचनाओं के अंग अथवा तत्व व्यवस्था के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। यानी तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक विकास के साधन हैं। तो राजनीतिक विकास के साधनों की बात करें तो आधुनिक नौकरशाही का विकास करना, राष्ट्रीय भावना का विकास और लोकप्रिय राजनीतिक सहभागिता। तो ए बी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी राजनीतिक विकास के साधन हैं। 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति के आधार हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के आधार हैं उपयुक्त सभी, इतिहास, भूगोल और सामाजिक आर्थिक विकास जो है राजनीतिक संस्कृति के आधार हैं। अगला है, अरस्तु के अनुसार निरंकुश राजतंत्र में संप्रभुता कितने व्यक्तियों में निवास करती है। तो अरस्तु के अनुसार निरंकुश राजतंत्र में जो संप्रभुता है, सोवर्निटी है, वो कितने व्यक्तियों में निवास करती है, केवल एक व्यक्ति के पास। ठीक है, यह अरस्तु का मानना है। अगला है, आधुनिक तानाशाही के प्रमुख लक्षण हैं। तो आधुनिक जो तानाशाही है उसके प्रमुख लक्षण है, राज्य की निरंकुशता हो गई, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक स्वतंत्रता का अभाव, ठीक है, और हिंसा और शक्ति में विश्वास। तो ये तीनों तानाशाही के प्रमुख लक्षण हो जाएंगे, क्योंकि राज्य का निरंकुशता भाई रहती है, मौलिक अधिकार और नीति राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव रहता है, और हिंसा की बात करते हैं और पावर की बात करते हैं। अगला है, लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। यह किसका विचार है। तो यह मानना है गार्डनर का। ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गार्डनर कहते हैं लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की जो व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन क्या है, अधिक कार्यकुशल होता है। अगला है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्रमशः कितने विषय हैं। तो वर्तमान की बात करेंगे, यहाँ पे 97 हो जाएंगे संघ सूची में, 66 होंगे राज्य सूची में, 47 हो जाएंगे समवर्ती सूची में। ठीक है, और करंट की बात करेंगे, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो ऑप्शन में अगर आपको 97 संघ सूची की जगह 100 मिलेगा उसे राइट करेंगे। और राज्य सूची में 66 की जगह 61 हो जाएंगे, और समवर्ती सूची करंट लिस्ट में 47 की जगह 52 हो जाएंगे, यानी बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, केंद्र को राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखने का कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो केंद्र को राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखने का कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है, वह है राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी। ठीक है, ये इसमें नहीं है, केंद्र राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखने का कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी ये नहीं है। अगला है हमारा, किसका कहना है कि भारत में सरकारी संघवाद है। सरकारी नहीं, सहकारी संघवाद। तो सहकारी संघवाद की बात करते हैं ग्रेनविले ऑस्टिन। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद मानने वाले विचारक हैं ग्रेनविले ऑस्टिन। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश संविधान सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। यह कथन किसका है। तो यह कहा गया है डी लोम्ब ने। ठीक है, तो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, संसद इतनी पावरफुल है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के बनाने के सिवा सब कुछ कर सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, संसद ही क्या है, न्यायपालिका है। तो डी लॉम्ब का यह कथन है। ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, अमेरिकी संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो अमेरिकी संविधान के कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है, वह है आर्टिकल 2। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।